हेलो, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग तक? गुड इवनिंग। आप रिस्पांस करें, आवाज़ आ रही है तो। ओके, गुड इवनिंग। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं पिछले क्लास से आगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 195 को डिस्कस किया था। तो अभी जैसा कि आप देखें इस चैप्टर में 190 से लेके 195 तक कवर किया। और ये सारे सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स, मेंस, बाकी सारे एग्जाम्स में ये आते रहते हैं। तो 199 तक है ये पूरा। उसमें पहला सेक्शन लिमिटेशन के पॉइंट पर 195 जो कोर्ट को काग्निजेंस लेने से पहले बार करता है कि नहीं, आपको ये कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अब उसी इस ये आप इंफॉर्मेटिव है। ये 2008 के अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। और ये कहता है कि विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195 ए आईपीसी। यानी कि विटनेस के साथ 195 एक के जैसा कोई ऑफेंस हुआ है तो आप देखिए कि वो उसको ये सेक्शन कहता है कि इंडिविजुअल विटनेस भी। विटनेस क्या है? वो एग्रिप्ट तो है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रिप्ट हो। पर बट उसके साथ यदि कहीं ये 195 ए का ऑफेंस क्रिएट किया जा रहा है तो वो भाई गवाह है, हम गवाही देने जाना है, हमें हमको पता लगा एक्यूज ने या उसके रिलेटिव ने या किसी ने प्रेशराइज करने के लिए थ्रेटन किया, धमकी दिया कि तुम गए तो तुम्हारे साथ ऐसे। तो देखिए 195 ये क्या है? थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। कि भैया सही सही मत बताओ और सही यदि अट्रैक्ट होता है तो आप देखिए कि ये सेक्शन उसको मजबूत बनाता है कि तुम इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो ये एक तरह से क्या है? इनेबलिंग सेक्शन है, यानी समर्थ बनाने वाला उपबंध है। तो बस इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको ध्यान क्या रखना है कि 195 ए सीआरपीसी भी जैसे आईपीसी में है भी एक सेक्शन है जो अस्तित्व में है। और ये अस्तित्व में एग्जिस्टेंस में कब आती है? ये 2008 के अमेंडमेंट एक्ट से आती है। और कब से अप्लीकेबल है? तो 31 दिसंबर 2009 से। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो वहाँ पे कोई नया सेक्शन क्रिएट किया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है, तो आपको ईयर भी देखना चाहिए, किस एक्ट से है वो देखना चाहिए, और कब से अप्लाई हुआ वो भी देख लेना चाहिए। तो 195 ए, तो इसमें अच्छी बात यह है कि 195 ए का ऑफेंस है। वो ऑफेंस किसके साथ? विटनेस या उसी तरह का सिमिलर स्टैंड में कोई आदमी है तो उसको ये इनेबल करता है, समर्थ बनाता है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब आते हैं एक अनदर लिमिटेशन पे,
96, 196, ये क्या कहता है? ये आप देखिए कि इसमें एक आईपीसी के चैप्टर 6 की बात आई है। जो चैप्टर 6 में क्या है, 121 से लेके 130 तक के ऑफेंसेस बताए गए हैं। और ये 121 से लेके 130 किसके ऑफेंसेज हैं, कैसे हैं? तो आप देखिए वो स्टेट के अगेंस्ट है, प्योरली स्टेट के। जैसे आप देखिए सेडिशन, उसमें राजद्रोह का अपराध है, राज्य के विरुद्ध टू वेज और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वेयर वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार के विरुद्ध आप युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं। भारत सरकार के विरुद्ध या विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध जो है कोई षड्यंत्र करने में लगे हैं। किसी प्रिपरेशन, जैसे 122 और 126 आप देखेंगे, 121 से लेके 130 के बीच में, ये प्रिपरेशन के लेवल पे ही पनिशेबल है। जब देखते हैं कि कुछ अफेंसेस की बात आती है ना, तो उसमें आती है कि 122 और 126 भी है जो केवल तैयारी के स्तर पे ही दंडनीय है। जैसे कि धारा 399 है आईपीसी की, डकैती की तैयारी करना, प्रिपरेशन करना। तो उसी तरह से 121 से लेके 130 तक का ये पूरा सारे सेक्शन जो स्टेट के अगेंस्ट में बात उसकी करता। तो आपको इसमें कैसे दिमाग में बिठाना है कि चैप्टर 6 आप आईपीसी और उसके बाद एक धाराओं से दंडनीय अपराध किया गया है, उस कंडीशन में, या इन्हीं धाराओं के षड्यंत्र का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस किया है, या एक और सेपरेट टाइप का आती है अबेटमेंट। तो अबेटमेंट को ये बिल्कुल एक सेक्शन तक सीमित करता है, 108 ए, कैपिटल ए, 108 ए में यदि कोई अबेटमेंट है तो ये आपका हो गया 196 सब सेक्शन 1, 196 एक में 3 स्थितियां ए बी सी करके दे दी गई है। तो इसमें ये देने का इतना गिनाने का मकसद क्या है कि मकसद सिर्फ ये है कि यदि ऑफेंस इनमें से किसी कैटेगरी में आता है तो कोर्ट पे एक लिमिटेशन बन जाती है कि आप इस पे काग्निजेंस नहीं लेंगे, यानी कोर्ट शैल टेक नो काग्निजेंस, नहीं लेगा। कब? तो ये कब लेगा? या स्टेट गवर्नमेंट से आप उसका तो सैंक्शन होना चाहिए, तब उस पे काग्निजेंस लिया। जैसे मान लीजिए कि चार्जशीट चली गई इन सेक्शंस में, तो चार्जशीट जाने पे भी कोर्ट को रोकता है कि आ तो गई है आपके पास, लेकिन आप काग्निजेंस नहीं ले सकते। यानी चार्जशीट तक का फासला तो तय किया जा सकता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे केसेस गए हैं जिसमें कहा गया कि ये एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये चैप्टर 6 आईपीसी और 193 ए, 295 ए या 505(1) के कैटेगरी में आता है। या तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल किया कि देखिए ये कोर्ट को काग्निजेंस लेने से रोकता है, इन्वेस्टिगेशन करने, एफआईआर करने या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने को नहीं रोकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा भी मैटर हो या स्टेट गवर्नमेंट उस पर काग्निजेंस सैंक्शन अपना न दे। तो जब सैंक्शन दे दे तभी, इसीलिए कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस
ठीक है। अब कब करेगा, इसीलिए आता है, इस लास्ट लाइन इसकी होती है, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो 196 में आपको जो देखेंगे अथॉरिटी, दो तरह की अथॉरिटी समझ में आई। एक कोर्ट जिसको कॉग्निजेंस लेना है, दूसरी अथॉरिटी जिससे कॉग्निजेंस लेने से पहले सैंक्शन लेना है, मंजूरी लेना है, अभियोजन स्वीकृति लेना है। पॉपुलरली इसको कहा जाता है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। इसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट से सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मंजूरी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी स्वीकृति की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो कॉग्निजेंस का मैटर है, ये किसी भी तो कॉग्निजेंस यदि आपने ले लिया, कोई इरेगुलरिटी जहाँ कॉग्निजेंस लेने का प्रोविज़न है कि इसमें बिना कॉग्निजेंस के आप मूव नहीं कर सकते हैं, और आप कोर्ट ने ले लिया, बट बाद में पता लगा तो लिखा पड़ी हुई, ऐसे केसेस हम लोग के सामने आए हैं, तो गवर्नमेंट को लिखा गया तो गवर्नमेंट ने अपना सैंक्शन बाद में भेज दिया। तो क्या बाद में भेज देने से वो वैलिड हो जाएगा? अब ये मैटर इस तरह के सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई सीआरपीसी में एक सेक्शन और है 465, वो कहता है कि यदि इरेगुलरिटी उसमें दिए गए प्रोविजन के तहत है, क्योरेबल है, तो क्योर किया जा सकता है। यदि इनजस्टिस नहीं हो रही है एक्यूज के साथ और 465 में की शर्तों के हिसाब से उसकी पूर्ति हो सकती है, तो रेमेडी वहां मिला गया, यानी सैंक्शन नहीं लिया, पूर्व मंजूरी नहीं लिया, बिना मंजूरी के आगे बढ़ गया, तो बाद में यदि उसमें सैंक्शन ले ली गई है तो इस आधार पे कोई मुलजिम छूट नहीं सकता, क्योंकि 465 में दिए गए व्यवस्था के तहत वहाँ पे उसका उपचार विद्यमान है। तो ये रिलेट कर गया 465 से। तो आप यहाँ पे ये अब मैंने कहा अथॉरिटी, कोर्ट के अलावा दूसरी अथॉरिटी क्या है, गवर्नमेंट। अब यहाँ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और एक और अथॉरिटी आती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जिला मजिस्ट्रेट की। तो यहाँ देखिए कि 3 है। अब यहीं पे ध्यान से देखना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पिक्चर में कहाँ आता है। तो पहला देखिए 196(1), यानी 196 की सब सेक्शन 1। तो इसमें ABC दिया हुआ है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आईपीसी की चैप्टर 6 यानी कि 121 से लेके 130 तक के ऑफेंस, 153A, 295, 505(1), ये हो गया। और इन सारी धाराओं का यदि कोई कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, तो वो आ गया। और तीसरा 108 का अबेटमेंट आ गया। तो इन कंडीशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसी भी स्थिति हो, सेंट्रल मैटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट से रिलेटेड मैटर है तो स्टेट गवर्नमेंट। तो आपने संविधान में तो सबके अपने अपने सब्जेक्ट बटे हुए हैं, तो उसी तरह से इनके भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपने अपने विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है। तो उस कंडीशन में ये आपका अब आता है 196(1) के बाद एक 1 कैपिटल A भी है। अब ये कैपिटल A है, इसका मतलब ये अमेंडमेंट से आया। तो अमेंडमेंट से आया ये कब, ये आपका 1980 में ही आ गया। और इसमें क्या हुआ कि 153, आप देखिए 53A की बात आई थी, तो ये 153B, वो जो उधर नहीं कवर हुआ, अब इसमें 153B 505 का 2 या 505 का 3, और इन 153B, यहाँ चैप्टर 6 नहीं है, यहाँ 153B है, 505 का 2 है, 505 का 3 है, और इनका कोई कॉन्स्पिरेसी जो खुद इंडिपेंडेंटली
माने अपने आप में ही वो अपराध की श्रेणी में आता हो, तो इस कंडीशन में वहाँ ए बी सी था, यहाँ पे ए और बी है, तो यहाँ पे अथॉरिटी सैंक्शन देने वाली की संख्या बढ़ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या डीएम। यानी कि 153 बी का मैटर है, 505 2 या 3 का मैटर है, तो वहाँ यदि स्टेट का मैटर है तो डीएम भी सैंक्शन उससे भी लिया जा सकता है। तो ये कहता है कि अदरवाइज नहीं, ये जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है इन्हीं से लेना पड़ेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि 196 के 1 और 1A ये पूरा हो गया, तो कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से पहले प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत है। मैटर जहाँ बड़े ग्रीवियस नेचर का वहाँ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ थोड़ा उससे पेटी टाइप का है तो वहाँ पे डीएम की भी सैंक्शन काम आ सकती है। अब ये प्लेन आपका दे दिया प्रोविज़न, अब इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने का, उस पर लिमिट करने का, उसका एक्सेप्शन या प्रोसीजर की बात आती है जो 196 2 और 3 में दिया गया है। तो आप 196 2 खोलें तो देखें कि 120 भी, जब आईपीसी में आप गए होंगे तो 120 बी में आप देखिए 2 कैटेगरी हो जाता है, एक 2 साल से नीचे वाले ऑफेंस हो गए और एक 2 साल या उससे अधिक है, 2 साल या उससे अधिक या लाइफर या डेथ सेंटेंस। तो अब ये इसमें भी कॉन्स्पिरेसी बहुत मजबूत अपराध के लिए नहीं है, गंभीर अपराध के लिए नहीं है, जहां 2 साल से नीचे का एक से अधिक लोगों का दिमाग मिला है, इसलिए वो कॉन्स्पिरेसी है। और जब वो 120A की परिभाषा में पूरी तरह से आता है तब होता है। तो वो इस तरह वो इतना किसी बात का षड्यंत्र करना एक खतरनाक स्थिति मानी जाती है। इसीलिए कानून बनाने वालों ने सोचा कि दिमाग की चीज़ जब बाहर आए और खतरनाक रूप ले, उसके पहले उसको दबाने की व्यवस्था बना दो। तो इस दबाने में सरकारी तंत्र उसका मिसयूज ना कर ले, खतरे वे, और राज्य को देखना क्या है, लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट को वाच करना है। तो एक पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, एक तरफ उसको अपने लोगों, अपने सिटीजन का, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, दूसरे तरफ सिस्टम या उसमें लगे हुए लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए षड्यंत्र के स्थिति में उन्होंने कहा कि यदि राइट करेगी, प्राप्त करेगी, तब ही वो आगे बढ़ेगी। तो ये प्रोविज़न एक स्पेसिफिक है, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन क्या इस प्रोविज़न का कोई एक्सेप्शन है, अपवाद है? तो इसी में दिया हुआ है कि ये जो 195 में दिया, सीआरपीसी में आपने पढ़ा, वहाँ क्या था, कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट वहाँ कंप्लेनेंट होते हैं। यानी कि कोर्ट से रिलेटेड मैटर में ऑफेंस क्रिएट किया गया है, अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, उसमें आपने कुछ किया है। तो उस कंडीशन में कॉन्स्पिरेसी भले ही 2 साल से नीचे की हो, तो वहाँ पे कोर्ट कॉग्निजेंस का इंतज़ार नहीं करेगी, आगे बढ़ जाएगी। यानी कि 195 एक तरह से अपवाद की बन के सामने आता है। तो यहाँ ध्यान हमको यही रखना है कि आपराधिक षड्यंत्र 2 साल से नीचे वाले मामलों में अब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की आवश्यकता मांगता है, रिक्वायरमेंट चाहिए, उस रिक्वायरमेंट की अपेक्षा करता है। और वो मैटर यदि 195 के कैटेगरी में आता है, यानी 195 में जितने ऑफेंसेज बताए गए हैं उस कैटेगरी, जैसे 172 से लेके 188 आईपीसी के में है, तो उस कंडीशन में
195 एक अपवाद 3 पे आते हैं। ये एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, देखिए एक प्रारंभिक अन्वेषण शब्द आपको इस सेक्शन में मिला 196(3) में, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद वाली है? नहीं, ये वो अथॉरिटी जो सैंक्शन देगी जिससे कोर्ट में केस चल सके, वो क्या कर सकती है कि अपना वो सैंक्शन अभियोजन स्वीकृति देने से पहले किसी पुलिस ऑफिसर से उसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करा सकती है। ये यहाँ पे प्रारंभिक अन्वेषण या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक फौरी जांच की तरह से है, वर्ड यूज हुआ है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो अब यहाँ पे एक सीमा क्या है कि वो जो पुलिस अधिकारी होगा इंस्पेक्टर से रैंक में नीचे का नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं 196 में ये सारे प्रोविजन दिए हैं। तो 196 चलते हैं और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, संख्या काफ़ी कम है आप लोगों की। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 197 पे आते हैं। 196 में आपका कुल मिला के ये इतना रहा। 197 में आप देखिए कि ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेज एंड पब्लिक सर्वेंट। अब जज साहब और पब्लिक सर्वेंट, डीएम, एसडीएम और इस तरह के तमाम अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी केस चल सकता है। तो ये जज साहब और ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं, ये लोग करते क्या हैं? ये तो स्टेट के लिए काम करते हैं, स्टेट वेलफेयर स्टेट है हमारे यहाँ। अब जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब या पब्लिक सर्वेंट के काम करने पे, और फिर वो तमाम फैक्ट को फैब्रिकेट करके, मिथ्या साक्ष्य गढ़ करके, अनर्गल बातें फैला के वेक्सिशियस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, फ्रिवुलस एफआईआर करा सकते हैं। तो ऐसे तो फिर पब्लिक सर्वेंट, जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? वो तो फिर अपने बचाव में ही लगे रह जाएंगे। उनकी कलम जहाँ चलेगी वहाँ उनको ये डर रहेगा कहीं कोई हमें फंसा ना दे। तो इसलिए कानून बनाने वालों ने सोचा कि भाई ये जो सरकारी लोग हैं जो काम करने में लगे हुए हैं, इनको कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये हुआ कि इनको यदि प्रोटेक्ट कर देंगे तो ये तो फिर जो है एब्सोल्यूट पावर यूज करने लगेंगे, फिर ये प्रोटेक्शन की आड़ में अपने बड़े बड़े काम निपटा देंगे, फिर इन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो एक तरफ ये पब्लिक इंटरेस्ट दिख रहा है कि सिस्टम चलता रहे, राज्य के कार्य में बाधाएं न पैदा हो। दूसरी तरफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित इसमें है कि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक को चाहे जितना बड़ा ग्रीवांस हो वो लॉ को मोशन में ला ही ना पाए, कानून को गति ना दे पाए। तो इसका मतलब कि ये तो दो, एक तरफ यदि हम देते हैं लिटिगेशन का, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने का जजेज और पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, तो ये भी एक एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी। नहीं देते हैं तो वो भी एक एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी। तो इन दो छोरों के बीच में एक बैलेंस अप्रोच अपनाया गया कि ठीक है, डायरेक्ट नहीं देते हैं कि आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दीजिए, पहले हम देखेंगे,
हम देखेंगे कि मामला क्या इस तरह का है कि इस पे इनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई चलाई जा सकती है, तो हम दे देंगे। हमारे कंसेंट से चलेगा केस। तो इसको उनको भी डर नहीं रहेगा, उन्हें लगेगा कि सरकार है ऊपर बैठी हुई, हम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को ऑफिशियल कैपेसिटी में निष्पादित कर रहे थे, तो हमें बचाएगी। दूसरा तरफ पब्लिक को है, अब कोई घूस लिया हुआ है तो अपने आप में अपराध है, और पब्लिक सर्वेंट या सब तो घूस ले नहीं सकते, कोई कानून तो ऐसा है नहीं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि यदि कोई एसडीएम साहब घूस लिए हुए हैं और केस चलाना है, तो क्या उनको प्रोटेक्शन मिलेगा? तो जरा इस नज़रिए से हम देखें कि एसडीएम साहब पे केस किस बात के लिए चलेगा। इस बात के लिए चलेगा कि एसडीएम के तौर पे काम करने के लिए, काम को करने या न करने के लिए उन्होंने घूस लिया, तो फिर उनकी ड्यूटी इन्वॉल्व हो गई इसमें। यानी कि तो अब ये बड़ा माइन्यूट चीज़ है कि इसको तय किया जाए कि वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे थे कि ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं। तो जब और दूसरी तरफ वो पब्लिक सर्वेंट है, तो इनके बीच में नेक्सस है, आपस में तार्किक संबंध दिख रहा है, तब केस चलेगा। इसलिए केस टू केस डिफर करेगा। कोर्ट के सामने जाने पे ये हुआ कि ऑफिशियल ड्यूटी नहीं था, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपने काम किया, तो कोर्ट कहेगी कि नहीं, हमको इसमें कॉग्निजेंस सरकार, अरे वो सैंक्शन सरकार से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉग्निजेंस ले लेंगे सीधे। लेकिन यदि वो ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने में, अपने पदी दायित्वों के निर्वहन में कार्य कर रहा था, तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ 197 सीआरपीसी एक तगड़ा सेफ गार्ड जो है क्रिएट करती है पब्लिक सर्वेंट के लिए, और वो कहती है कि उसको जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अब 197 का पर्पज़ आप लोग को समझ में आया। सरकार को दो तरह के इंटरेस्ट के बीच में सामंजस्य स्थापित माध्यम से इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है कि एक तरफ लोक सेवकों को नाजायज तौर पे परेशान न किया जा सके, और दूसरी तरफ पब्लिक को भी यह अधिकार हो कि यदि लोक सेवक अपनी क्षेत्र से बाहर जाके अपने क्षेत्र का दुरुपयोग करके, अपने शक्ति का दुरुपयोग करके कार्य कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सके। तो इसलिए बीच में एक प्लेटफॉर्म आया कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सारे मटेरियल उनके सामने जाएंगे और वो उस पर तय करेगी, तो अपनी अनुमति दे देगी। दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, अब्यूजन स्वीकृति। तो अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि मेयर गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाने से 197 का लाभ नहीं मिलेगा, पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। फिर वो ये होना चाहिए, जैसा देखें कि उसको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के सैंक्शन बढ़ा के काम, तो वहीं पे ये पब्लिक सर्वेंट को मिलेगा। तो 197 का दायरे में दूसरे वो पब्लिक सर्वेंट नहीं आएंगे जो जिनको हटाने का पावर सरकार से नीचे वाले को। यहाँ सरकार से नीचे वाले को पावर मिलता है, लेकिन सरकार देती है, तो डेलीगेटेड पावर में भी ये माना जाएगा कि सरकार ही उसको
हटाने का पावर रखती है। तो जैसे मिनिस्टर हैं तो वहाँ पे क्या है, सरकार से अभिप्राय वहाँ पे आ जाएगा गवर्नर से। तो अब यहाँ पे आए कि पब्लिक सर्वेंट क्या इस सेक्शन में डिफाइन है, 197 में नहीं डिफाइंड है। तो कहाँ से मिलेगा, तो हम जानते हैं कि सीआरपीसी में जो चीज़ें डिफाइन नहीं है वो उसका स्रोत हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे, आईपीसी में। तो आईपीसी में यदि डिफाइंड है तो सीआरपीसी में भी इक्वली वो अप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 21 आईपीसी में आप देखिए पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है। तो पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं। पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट अलग है, आईपीसी में भी दोनों की अलग अलग डिफिनीशन है, एक 14 में है, एक 21 में है। तो 21 में पब्लिक सर्वेंट आपका ये है। तो एक तरह से आया क्या इसमें कि आप देखिए कि एक पहला क्वेश्चन आता है कि 197 क्या करती है, वो जब किसी जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने की बात हो तो वहाँ पे कोर्ट पे एक बार लगाती है कि कोर्ट शैल टेक नो कॉग्निजेंस, तब तक नहीं लेगी जब तक कि कोई अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। तो आप देखिए कि ये वो जज, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक होंगे जिनको सरकार द्वारा या उनकी मंजूरी से उनको पद से हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो वहाँ पे 197 का संरक्षण इनको मिल जाएगा। लेकिन इसकी एक पूर्वभाव्य शर्त, कंडीशन प्रेसिडेंट, ये होगी कि वो अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, यानी कि अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हो। और जब इस तरह का है तब कोर्ट पे ये सीमा लग जाती है कि वो आप उस अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेंगे जब तक कि केंद्र सरकार से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार की, राज्य के मामलों में राज्य की पूर्व मंजूरी नहीं मिल जाती। ठीक। तो आपको ये देखना है कि एलिगेशन केवल डिपार्टमेंटल का है कि तुम नौकरी से निकल जाओगे या नौकरी से निकालने की बात आ जाए, विभागीय जांच कराने के आ जाए, तो वहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये केवल अपराध के लिए प्रोटेक्शन है। यदि अपराध की जो कार्य उसने किया है या जो जब उसका, तो उस कंडीशन में ही यदि ऑफेंस की वो परिभाषा में आता है किसी न किसी आईपीसी या स्पेशल या लोकल एक्ट के तहत, तभी ये 197 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि आप, एक बात आई, लोक सेवक हो और लोक सेवक के नाते अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, यानी उसके जब वो काम कर रहा है तो लोक सेवक की हैसियत से पब्लिक कैपेसिटी में कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटी में या जज की या मजिस्ट्रेट के, और जो कर रहा है वो ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करना है। इनके बीच में क्लोज नेक्सस है, आपस में और निकट का संबंध है, तो ये मामला 197 के प्रोटेक्शन का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी इसके अपवाद कुछ देखते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में जो व्यवस्था है उसमें कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे नहीं है। दूसरा अपवाद, यदि पब्लिक सर्वेंट ने भले ही ऑफेंस किया है और वो 166A, 166B, 354, 354A, B, C, D या 370, 375 और 376 में A, B,
ACD में या 509 में, यानी जो सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं उस तरह का काम किया है तो वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो अब आप देख लीजिए, एक ये एक्सेप्शन आया, एक लोकायुक्त आया। अब यदि बांट के चले कि लोक सेवक हो तब मिलेगा, यानी लोक सेवक की हैसियत में नहीं है तो भी एक अपवाद यहाँ निकल पाया। विभागीय दायित्वों का निर्वहन, ऑफिशियल ड्यूटी का को प्रभाव नहीं कर रहा तो नहीं होगा। लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में यदि मामला कवर होता है तो नहीं होगा। फिर यदि ये 197 के जो स्पष्टीकरण है जो 2013 के अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है उसमें आता है, यानी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं या ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेंस हैं तो वो उसमें नहीं आएगा। फिर इसके अलावा जहां आर्म फोर्सेस है, कोई अपने मेंटेनेंस को जो है लोक व्यवस्था को बनाए रखने में लगी हुई है तो क्या होता है, वैसे ही मामलों में लगाया जाता है। अब वो काम किए, कुछ हो गया, पता लगे आप मर्डर में या किसी को चोट आई है उसके लिए या अटेम्प्ट टू मर्डर इस तरह के चलाते रहें तो वो तो परेशान हो जाएगी ना। फिर कौन जाएगा फौज में भर्ती होने या उसमें PSC में, BSF में, CISF में, RPF में, इस तरह के जो हैं सेंट्रल या स्टेट के जो आर्म फोर्सेज हैं तो आर्म फोर्सेज में मामला आपका एक तो 197 का वो आ जाता है और एक 132 IPC के मैटर है, उसमें भी बिना सैंक्शन के मूव नहीं किया जा सकता है। तो आप ये देखिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है तो उस कंडीशन में भी नहीं हुआ। जब 300 स्टेट है तो मामला स्टेट लेवल का और स्टेट से का विषय भी है। समय जो क्या है कि यदि सैंक्शन लेने की बात आएगी तो वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा, वो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ जाएगा। तो इस तरह से है। अब एक और देखिए कि आपका 197(4) में आए तो गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो पब्लिक सर्वेंट है उसके बारे में वो देख सकती है कि जांच करा सकती है, ये तय कर सकती है कि अभियोजन करने लायक है या नहीं, और जब वो कर लेती है तो कोर्ट भी डिसाइड कर सकती है कि कहाँ पे वो चलेगा। तो ये पब्लिक सर्वेंट को बड़ा एग्जॉस्टिव वो प्रोटेक्शन दिया गया है। बट वहीं पे है कि दो छोरों में से एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि अनावश्यक लिटिगेशन न हो, तुच्छ, वेक्सिशियस, फ्रिवोलुअस ये दिया गया। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है कि पब्लिक सर्वेंट मान लो DM है, फिर रिटायर हो जा रहे हैं, तब क्या होगा? तो जो स्टार्टिंग है 197 का, वहाँ पे भी ये बात है कि वो भले ही रिटायर हो गया है लेकिन जब वो पब्लिक सर्वेंट था उस कैपेसिटी में काम किया, जज साहब था या मजिस्ट्रेट साहब थे, तो वो उस कैपेसिटी में काम किया तो वो प्रोटेक्शन बाद में भी उसको मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग बड़े होशियार हैं। वो कोई आदमी रिटायरमेंट के आसपास में है, नाजायज दबाव बना के काम कराना चाहते हैं, और ये कि भैया तुम नहीं करोगे तो चलो रिटायर हो रहे हो, इसके बाद हम जो है देखो तुम्हें, वो इस्तगासा करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, दौड़ाते हैं, तुम थानेदार से मिलकर FIR करा लेंगे।
तो ये क्या है कि ऐसा न हो, इसलिए इसमें 197 का दायरा न केवल एग्जिस्टिंग मजिस्ट्रेट ये 197 जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वो चला। तो अब और बाकी इस पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ला है। दूसरी देखिए, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमको प्रोसिक्यूशन देना है या नहीं देना है, ये जुडिशियल नहीं होता, इसका नेचर एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। ठीक है। और आप देखिए इसके एक केस है, आप लोग नोट कर लें कि एक बार 197 की संवैधानिकता को भी चैलेंज किया गया था, है ना। तो यह है माता जोग दुबे वर्सेज एच.सी. बारी। माता जोग दुबे वर्सेज एच.सी. बारी। तो इसमें आप देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 197 जैसी है वो क्या कि पब्लिक सर्वेंट जिसको रिमूव करने का पावर गवर्नमेंट को हो, उसको ये प्रोटेक्शन मिलता है। यदि गवर्नमेंट से नहीं है, नीचे का है, तो वो 197 में कवर नहीं होता है। अब ये फिर ये आता है कि इसका अल्टीमेट जस्टिफिकेशन 197 का क्या है, तो सीधा सा एक लाइन में इसका है आंसर, पब्लिक इंटरेस्ट। दो तरह के पब्लिक इंटरेस्ट, एक सिस्टम रन करता रहे बिना किसी डर के, फियरलेसली। दूसरी तरफ पब्लिक, जो आम पब्लिक है, उसको भी प्रोटेक्शन मिले। तो बीच में आया कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो कंसीडर करेगी, जो भी मैटर होगा वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। तो फिर इसमें एक खास बात और नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि केस काग्निजेंस नहीं लिया है और उस स्टेज पे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन गवर्नमेंट से लेकर दाखिल कर देती है, तो 465 सीआरपीसी यहाँ पिक्चर में आती है। और 465 के अंतर्गत ये इस तरह की इरेगुलरिटी मानी जाएगी जिसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं, जो वैलिड होगी। तो मेयर इसके आधार पे कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं है, आप बच नहीं निकलेंगे। तो वहाँ पे वंस ये आप देखिए 465, इसको ये बेयर एक्ट में आप लोग देखिए, ये कहता है कि यदि सक्षम अधिकारिता वाला, यानी ऑर्डर करती है ट्रायल से पहले, ड्यूरिंग ट्रायल, कंप्लेंट, सम्मन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा। तो इसमें यदि कोई गलती हो गई है, लोप हो गया है ना, तो कोई एरर है, ओमिशन है या इरेगुलरिटी है, और उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का बात को उठाई गई है, तो ये कहता है कि जो जजमेंट या ऑर्डर कोर्ट ने किया हुआ है, इसको रिवर्स गियर में नहीं लाया जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा, और ना कोई अल्टर किया जाएगा, जब तक कोर्ट की ये ओपिनियन नहीं बन जाती है कि इससे जस्टिस का कहीं फेल्योर है, फेल्योर ऑफ जस्टिस है, वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तभी वो उस आदेश इनवैलिड की श्रेणी में आएगा। बाकी प्रोसीडिंग हुई है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है, कोई निष्कर्ष निकला है, तो वो सही माना जाएगा। यह है, आप 465 जरूर देखिएगा ध्यान से।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इस पे वो था। 419। तो मैंने बताया कि माता जोग दुबे में भी इसके संवैधानिकता का प्रश्न उठा था, और उसमें यह हुआ कि ये 197 1 इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है। और तमाम इस पे बाकी केसेस भी हैं। आप कहीं भी यदि क्लिक करेंगे बुक में देखेंगे तो ढेर सारे केसेस मिल जाएंगे। अब उसमें बाकी हम नहीं जाते हैं उसमें, ऑलमोस्ट तो सबके हो गया। ओके, अब आते हैं 198 पे आते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा, किसी को 197 पे हम आगे बढ़ते हैं। और किससे है? आईपीसी के चैप्टर 20 से है, यानी चैप्टर 20 अध्याय 20। अध्याय 20 क्या है? सेक्शन 493 से लेके 498 तक है। ये 198 है, और उधर मामला है आपका 493 से लेके 498 तक। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि 493 से लेके ये जो आपका मैटर आया, तो ये कहता है कि यहाँ पे भी ये लिमिटेशन है। जो 190 में काग्निजेंस लिया गया था, उसका एक लिमिटेशन 198 में भी है। आपने 195 देखा, 96 देखा, 97 देखा, और ये चौथा है। चौथा क्या है? ये विवाह, मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में है, जो आईपीसी की धारा 493 से 498 अर्थात चैप्टर, उसमें जो केस फाइल होगा वो जो एग्रीव्ड होगा, जो पीड़ित आदमी होगा वही करेगा, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। ये एक सामान्य जनरल रूल निकल के आया। तो इसलिए कहता है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ offenses under chapter 20 except upon a complaint made by some person aggrieved by the offense। यानी यहाँ पे aggrieved जो होगा उसी के कंप्लेंट पे, तो दो बातें निकल आई कि कंप्लेंट फाइल होगा ऐसे मैटर में, और दूसरा वो एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा ही होगा। ये नॉर्मल हुआ। लेकिन आप देखिए कि क्या ये रूल जो जनरल रूल है एब्सोल्यूट है? नहीं। अब यहीं पे प्रोविजो में कई एक्सेप्शन दिखते हैं कि मान लो बिलो 18 ईयर्स एज का है, इडियट है, यानी जड़ है, पागल है, दिमागी रूप से सही नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको बीमार है, शरीर में चलने फिरने की ताकत नहीं है, वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। या इन श्रेणी में नहीं है, लेकिन एक ऐसी लेडी है जो अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम, रूढ़ियों, यानी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कंप्लेंट फाइल हो सकती है अदर देन एग्रीव्ड। ये पहला आपका आया। तो इसमें ढेर सारी कैटेगरी आई। बिलो 18 ईयर एज हुआ, जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो आ गए, जो किसी डिसीज से अफेक्टेड हैं, और वो अफेक्शन ये ऐसी होनी चाहिए जिसके वजह से वो इनकैपेबल हो कंप्लेंट फाइल करने में, या पर्दानशीन लेडीज़ हो, तो वहाँ उसको कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उस तब उनकी तरफ से कोई तीसरा आदमी कोर्ट से परमिशन सीख कर सकता है, और कोर्ट परमिट कर देती है तो उस केस में मूव किया जा सकता है। तो ठीक है। अब मान लीजिए कि मेल पर्सन है, हस्बैंड,
लेकिन वो सेना में नौकरी करता है, और सेना की नौकरी इतनी आसान है नहीं, छुट्टी उट्टी जल्दी मिलती नहीं। मान लीजिए छुट्टी नहीं मिल पा रही है, बार बार केस की पैरवी कैसे कर पाएगा। तो वहाँ पे भी वो हस्बैंड जो सेना में है वो किसी को ऑथराइज कर सकता है और कंप्लेंट फाइल किया। तो बस उसको ये साबित करना होगा कि हमको वहाँ से इतने समय के लिए छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो छुट्टी की समस्या है, सेना जैसे जगह पे काम कर रहा है और पति है, तो वो भी ऑथराइज करके कंप्लेंट फाइल करा सकता है। अब तीसरा आता है, मान लीजिए बेगेमी, दो विवाह, एक से अधिक शादी का मामला है, 494 या 95 आईपीसी में पनिशेबल है। तब अब वो एग्रीव्ड कौन है? वाइफ है। तो उस वाइफ के बिहाफ पे उसके पेरेंट्स कर सकते हैं, उसके भाई बहन कर सकते हैं, उसका लड़का, उसकी लड़की, उसके माँ बाप या उसके भाई बहन द्वारा किया जा सकता है। ठीक। एक और विकल्प यहाँ देता है कि कोर्ट के परमिशन से उसका कोई ऐसा रिलेटिव कर सकता है जो बाय ब्लड रिलेटिव हो, बाय मैरिज रिलेटिव हो या बाय एडॉप्शन रिलेटेड हो, तो वो कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। तो 198 वन में आपने देखा सामान्य नियम एग्रिप्ट करेगा, प्रोविजो में ये 3 तरह के अपवाद की व्यवस्था बन गई, और अपवाद में या तो कोर्ट के परमिशन से है या ये धारक स्वयं ऑथराइज करती है कि कुछ परिस्थितियों में जो एग्रीव्ड है वो कर सकता है। अब मैटर मान लीजिए 497 का है या 498 का, तो एग्रीव्ड कौन होता है? 497 आपने देखा, आप तो उसकी संवैधानिकता को लेकर एक नई व्यवस्था बन गई है, तो वहां पे एग्रीव्ड हस्बैंड होता है। तो अब उस हस्बैंड के अलावा किसी और को एग्रीव्ड उस सेक्शन के पर्पज से नहीं समझा जाएगा। इसी तरह 498 के पर्पज से भी अलग नहीं समझा जाएगा। तो ये भी एक सामान्य नियम बनाया, लेकिन यहीं पे एक बात निकल के आई कि कोई भी रूल एब्सोल्यूट नहीं होता। अब मान लीजिए हस्बैंड नहीं कुछ कर सकता है, पैरवी नहीं कर सकता, टाइम नहीं है उसके पास, जैसा कि अभी सेना वाले मामले में दिखा, तो उस कंडीशन में वो भी ऑथराइज कर देगा और कोर्ट से परमिशन सीख करके उसमें कंप्लेंट फाइल करवा सकता है। ठीक है। अब कोर्ट में ये है कि मान लीजिए कोर्ट का ये 198 3 में आएंगे, तो ये कोर्ट के उसकी डिस्क्रिशन को लेके प्रोविजन देती है कि वो अपने को सेटिस्फाइड करेगा, और कहीं गार्जियनशिप का मैटर है तो ये सेटिस्फेक्शन करने के लिए क्या होगा, जस्टिस को फॉलो करते हुए वो अपना विवेक इस्तेमाल करेगा। फिर प्रोसीजर की बात आती है 4, 5, 6 में, और 7 में ये कहता है कि यदि कोई आदमी अथॉरिटी करता है तो ये अथॉरिटी इन राइटिंग होगी। हस्बैंड ने किया है तो उसका सिग्नेचर होगा। और 4 और 5 इसी तरह के प्रोविजन से है। यहाँ प्रिजम्पशन की बात करता है 5 भी, कि कोई डॉक्यूमेंट लाया गया है, मान लीजिए सिग्नेचर करके दे दिया, ये सब लिख के दे दिया कि ये पैरवी करेंगे, तो एक जनरल प्रिजम्पशन, सामान्य उपधारणा की जाएगी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, अनलेस एंड अनटिल कि उसको कोई आदमी डिसप्रूव ना कर दे, कोई ऑब्जेक्शन आएगा। तो जो ऑब्जेक्शन उठेगा तो आप जानते ही हैं कि जो कहता है कि कोर्ट विश्वास करे उसको साबित करना पड़ता है। यदि दोनों तरफ से एविडेंस नहीं आया तो कोर्ट मान लेगी कि भैया क्या पोजीशन है। तो वो तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ पे अभी हम नहीं जा रहे हैं,
तो ये प्रोसीजर देख लीजिए। अब एक स्पेशल प्रोविजन आपको दिखा 100 की व्यवस्था थी कि 15 साल से नीचे की यदि है वाइफ तो उस कंडीशन में बनती थी। अब वो अमेंडमेंट करके 15 साल को बढ़ा दिया गया 18 साल। तो इसीलिए ये 6 करता है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 where such offense consists of sexual intercourse by a man with his own wife। तो यहाँ पत्नी 18 साल से नीचे है और उसके हस्बैंड के द्वारा ही ये मामला आता है कि उसके अगेंस्ट रेप का कोई बात उठी है, तो कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने पे यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन लगता है कि भाई जो ये बात उठी है, जब का जो ऑकरेंस बताया जा रहा है तो वो 1 साल बीत गया है। तो पति पत्नी के नाजुक रिश्ते को देखते हुए कि 1 साल से अधिक समय हो गया और कोई ग्रीवांस था तो तभी उठाई जा सकती थी, और 18 साल के बाद मान लो 18 साल की हो जाए, मेजर हो जाए तब, तो उस कंडीशन में इन्होंने कहा कि 1 साल यदि बीत गया है उस घटना को हुए हुए तो अब कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेगी। जब कॉग्निजेंस नहीं लेगी तो इसका मतलब पति को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, दोषी साबित नहीं किया जा सकता। ये स्टेटरी प्रोविजन है। अब एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको 198(7) में भी मिलता है और अटेम्प्ट पे भी लागू होगा। यहाँ केवल दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न की बात है। तो आप ये देखिए कि इस तरह से 198 कंप्लीट। अब 198A और 198 भी, 198A 498A से रिलेटेड है, ठीक है, और 198B जो है 376B से रिलेटेड है। 198A जो है कहता है कि 498A का जो मैटर होगा उसमें जो कॉग्निजेंस कोर्ट होती है वो कॉग्निजेंस पे उसके क्या लिमिटेशन है। और एक चीज़ देखिए कि इम्प्लाइडली इसमें विवक्षित रूप से ये भी निकलता है कि 498A में जो कॉग्निजेंस है पुलिस रिपोर्ट पे हो सकता है, कंप्लेंट पे हो सकता है, विथ द परमिशन ऑफ कोर्ट हो सकता है, और जो एग्रीव्ड पर्सन का जनरल कॉन्सेप्ट है उससे बाहर जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा भी हो सकता है। तो ये बताता है कि कौन कौन यदि केस उसके पास आया है, चाहे पुलिस रिपोर्ट का माध्यम से आया है, तब क्या होगा। ये तो आप देखिए ये कहता है कि कोई न्यायालय संज्ञान पुलिस रिपोर्ट द्वारा उसके माता पिता, भाई बहन, पिता माता की बहन रिटन कंप्लेंट कर दे तो उस पे करेगा। यानी एक तरफ आया पुलिस रिपोर्ट पे या इन रिश्तेदारों में से किसी के परिवार पे कंप्लेंट पर, या ये 3 विधिक संबंध है, रक्त संबंध, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण, बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय एडॉप्शन को रिलेटिव है, तो वहाँ पे विद द परमिशन ऑफ कोर्ट वो फाइल करेगा कंप्लेंट, तब ही उस पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो एक तरह से ये ढेर सारे स्कोप खोल दिया। एफआईआर भी होती है, एफआईआर पे जो पुलिस रिपोर्ट आती है उस पर भी कॉग्निजेंस हो जाएगा। फिर डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करने का इन रिलेटिव्स के माध्यम से प्रोविज़न है, वो हो जाएगा। वो भी नहीं है तो बाई मान लो बाई एडॉप्शन कोई रिलेशन है तो वहाँ पे कोर्ट के परमिशन से कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा, तब कॉग्निजेंस लिया जाएगा।
तो इस तरह से यह है कि यानी कि यहाँ पे जज साहब अब शू मोटो यहाँ पे नहीं ले सकते। जो 190(1)(c) में काग्निजेंस लेने की बात थी उस पर नहीं ले सकते हैं। 190(1)(a) और बी तक उनका मामला सीमित हो गया यहाँ पे। तो अब इसके बाद बचता है 198(b). ये कहता है जहां 376(b) का मामला है और वहां पे दोनों पार्टी क्या है में कोई मैट्रिमोनियल रिलेशन है, तो वहां पे कोर्ट देखेगी कि जो ऑफेंस लगाया गया है 376(b) का नहीं, यानी कि वहां अपने को उनको सेटिस्फाइड करने पड़ेगा कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस में डाउट हो, कॉग्निजेंस लेंगे अदरवाइज नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल ढंग से जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब ले लेते हैं कॉग्निजेंस, अब उसको रोकता है कि तुम अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करो और देखो, नहीं तो उसी आधार पे उसका रिवीजन या अपील होगी कि ये इन्होंने जस्ट मजिस्ट्रेट साहब ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है और मैकेनिकल ढंग से उस पर कॉग्निजेंस ले लिया, लिख के कि प्रसंज्ञान लिया जाता है, कॉग्निजेंस टेकन, है ना। तो इस तरह से करके आपका यह अब 199 है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको आप पढ़िएगा। यहाँ पे भी एग्रीव्ड पर्सन का है और ख़ास बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा जब केस कोई चलना हो, उनका कहीं डिफेमेशन हुआ है, तो उसमें देखिए कि सीधे सेशन कोर्ट में ट्रायल की बात है और वो जो ट्रायल है ऑन कंप्लेंट होगा। तो और ऑन कंप्लेंट में वो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, तो वहाँ पे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो 199 पे अलग से हम लोग वो करेंगे। आज अभी देखिए, आप लोग को मैं दीपावली की शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। काम काफ़ी इधर है, तो कल मैं संडे है, बट यह है कि मैं थोड़ा सा दीपावली में जानते हैं कई काम है तो उसको निपटाता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग किसी हॉलीडे पर, मैं देखता हूँ इन्फॉर्म करके अब क्लास ले लूँगा। ओके सभी, अभी आप लोग को समझ में आया? अभी एक आध मिनट हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, किसी को कोई और केस का नाम माता जोग दुबे का है ना, और ये है साइटेशन बताना है तो मैं बता दे रहा हूँ उसका। छप्पन का सुप्रीम कोर्ट का AIR 1956 और माता जोग दुबे बसे HC बारी। SC नहीं, H फॉर हेन, SC बारी, हाई कोर्ट वाला SC, ठीक है। तो ओके, आप सभी लोगों को पुनः जो है दिवाली की शुभकामनाएं।